फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है आर्ट फंडामेंटल। आर्ट सीरीज़ का ही मेरा ये 7th पार्ट है और इसमें आज मैं बात करने वाली हूँ आर्ट फंडामेंटल के लास्ट एलिमेंट पे, जिसका नाम है स्पेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतराल या स्थान। फ्रेंड्स, मैंने आर्ट फंडामेंटल आर्ट सीरीज़ पे और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पेस किसे कहते हैं या अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल किसी भी पिक्चर में, पेंटिंग में या मूर्ति कला में, किसी भी विधा में वह स्थान होता है जहाँ पे कलाकार जब काम करता है, जिस स्थान पे काम करता है उसमें जो भी वो शेप्स यूज़ करता है, फॉर्म्स यूज़ करता है, कलर्स यूज़ करता है, लाइंस यूज़ करता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके ऊपर का स्थान, नीचे का स्थान, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी स्थान होता है इसको हम बोलते हैं अंतराल या स्पेस। ये स्पेस पॉजिटिव भी होता है और वो निगेटिव भी होता है। ये बैकग्राउंड का भी स्पेस हो सकता है, आगे का भी फ्रंट फॉरग्राउंड भी हो सकता है और मिडिल ग्राउंड भी हो सकता है। ये पिक्चर जो 2 डायमेंशनल में हम देखेंगे तो ये आगे से पीछे का जो भी स्थान होता है पिक्चर में उसको हम कहते हैं अंतराल। यदि हम 2 डायमेंशनल पे काम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, किसी कैनवास पे काम करते हैं, तो उसका जो अंतराल होता है वो मुख्यतः 2 तरीके से होता है, एक लंबाई से और एक चौड़ाई से। हर आर्टिस्ट अपनी जो भी क्रिएटिविटी होती है, जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो वो टॉपिक बनाता है, जिसको वो पिक्चर में प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो अपने तरीके से स्पेस का यूज़ करता है। हर एक कलाकार का अपना एक तरीका भी होता है, पर कुछ नियम होते हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उस नियम के बिना तो पिक्चर में बैलेंस नहीं होगा और पिक्चर हमारी सुंदर भी नहीं होगी। कलाकार जिस धरातल पे काम करता है, जो भी आर्टिस्ट, तो उस स्थान के आसपास का जितना क्षेत्र होता है उसको ही हम अंतराल कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कल्पचर की। स्कल्पचर में जो स्पेस होता है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, क्योंकि स्कल्पचर 3 डायमेंशनल होता है। वो आगे से, पीछे से और उसकी डेप्थ भी, और वो नीचे से उसके चारों तरफ हम घूम भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो होती हैं वो 3 डायमेंशनल यानी स्कल्पचर में हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो स्पेस का सबसे अच्छा यूज़ होता है वो 3 डायमेंशनल में होता है। और 2 डायमेंशनल जिसमें हमारी पेंटिंग्स आ जाती हैं, उसमें जब कलाकार काम करता है तो जो प्लेन सरफेस होता है, जो भी कैनवास होता है, जो भी उसका वो सरफेस होता है जिस पे वो काम करता है, तो उस पे जिन भी ऑब्जेक्ट्स को वो प्रेजेंट करता है, उन ऑब्जेक्ट्स का जो क्राउड होता है, उसके जो फॉर्म्स होते हैं और उसकी जो विशेषताएं होती हैं, मतलब पिक्चर से रिलेटेड जो विशेषताएं वो अपनी पेंटिंग में लाना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें जब वो किसी सरफेस में प्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं अंतराल। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्पेस को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहला है हमारा समविभाजन, इंग्लिश में इसे इवन बोलते हैं। जब रेखाओं के द्वारा चित्र भूमि को या अपने सरफेस को जिसमें हम काम करते हैं उसको डिवाइड करके हाफ पार्ट और जो सेकंड हाफ है, दोनों को हम सेम बैलेंस्ड करके कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समविभाजन। जिसका एग्जाम्पल ये देखिए, पिक्चर से समझ में ज़्यादा आता है। ये रेड कलर का जो ये बना रखा है पेंटिंग डिज़ाइन पैटर्न, इस पिक्चर को देखेंगे तो ये बैलेंस्ड विभाजित है। इसमें जो स्पेस है वो एक बराबर है। 4th कॉर्नर जो है, चारों कॉर्नर्स की जो डिज़ाइन है और बीच की जो डिज़ाइन है उसका जो बैलेंस है और उसके बीच का जो स्पेस है यानी स्थान है वो एक समान डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समविभाजन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असम विभाजन की। असम विभाजन जैसा नाम से ही सबको पता है
कि ये सम विभाजन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कलाकार अपनी कल्पना के आधार पर चित्र की भूमि को बैलेंस करता है। चित्र की भूमि में अपनी इमेजिनरी से, अपनी कल्पना से वो जो भी बनाता है उसको अपना अलग अलग स्थान देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब सम विभाजन की तरह पिक्चर को एक समान, आधा एक इधर और आधा इधर जो सेम हो गया वैसे करके चित्र बनाए। वो उसकी कल्पना शक्ति पर डिपेंड करता है, उसके सब्जेक्ट की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो जब ऐसा विभाजन करके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं असम विभाजन। पेंटिंग से क्लियर ज़्यादा होता है। ये देखिए स्टेरी नाइट जो वॉन गोग की पेंटिंग है, इसमें सम विभाजन नहीं है, इसमें असम विभाजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्पेस के टाइप्स की। 2 मेन टाइप्स होते हैं स्पेस में। सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव स्पेस, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा निगेटिव स्पेस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्पेस कितने प्रकार का होता है, या पॉजिटिव स्पेस किसे कहते हैं या निगेटिव स्पेस किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव स्पेस हमारा वो होता है जब हम कोई भी मेन ऑब्जेक्ट होता है या मेन सब्जेक्ट होता है या मेन वो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस। पिक्चर दिखाते हैं उससे आपको और क्लियर होगा। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं निगेटिव स्पेस की। निगेटिव स्पेस क्या होता है, किसी भी पिक्चर में, किसी पेंटिंग में या किसी स्कल्पचर में जो एम्प्टीनेस होती है, जो खाली स्थान होता है या उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव स्पेस। पिक्चर से क्लियर करते हैं। 2 पिक्चर हैं, एक स्कल्पचर की है और एक पेंटिंग की। इसमें देखेंगे जो ये वेस है, फ्लावर वेस है, इसमें जो बना हुआ है फ्लावर जैसा जो बना है और उसकी जो लीव्स वगैरह निकली हैं, बट उसके जो बीच बीच में जो गैप दिख रहा है वो हमारा हो गया निगेटिव स्पेस। और जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ है फ्लावर्स और पॉट, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस। मतलब मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो सामने दिख रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्पेस, और उसके आसपास का जो एरिया है या उसके जो बीच से हमें दिख रहा है वो सारा हो जाता है हमारा निगेटिव स्पेस। ऐसे ही हमारा स्कल्पचर में भी है, जो मेन स्कल्पचर है तो वो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सारा हो गया हमारा निगेटिव स्पेस। अब देखते हैं ये इस पेंटिंग से हम थोड़ा और क्लियर समझेंगे। जैसे इस पेंटिंग में क्या है, जो पॉजिटिव स्पेस है और निगेटिव स्पेस है, इसमें भी 2 स्पेस हैं, बट जो क्लाउड्स हैं हमारे वो हमारे पॉजिटिव स्पेस हैं, और जो उसके पीछे जो ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है तो वो हमारा है निगेटिव स्पेस। इस पिक्चर को इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि जिससे आपको ये समझ में आए कि कहीं कहीं पे पॉजिटिव स्पेस और निगेटिव स्पेस एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। अगर ये बैलेंस पिक्चर में नहीं है तो पिक्चर हमारी अच्छी नहीं लगेगी। अगर सपोज ये ब्लैंक हो और इसमें केवल ऐसे वाइट कलर के बादल ही बने हो तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना उसके साथ पीछे कहीं कहीं दिखता हुआ स्काई लग रहा है। तो ये पिक्चर में जो स्पेस होता है, इससे पिक्चर में एक बैलेंस भी आता है। तो इसलिए पिक्चर में बैलेंस लाने के लिए भी हम स्पेस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कलाकार यूज़ करता है अपनी पिक्चर में स्पेस को लाने में। सबसे नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले आता है हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे होता है या उसको ओवरलैप कर रहा होता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक होता है, तो जो सबसे पहले वाला जो सबसे आगे होता है वो हमें सबसे पास दिखाई देता है, और जितना जो ऑब्जेक्ट पीछे जाता है उससे पीछे जाते चला जाता है तो वो हमें छोटा दिखाई देने लगता है। तो ये होता है ओवरलैपिंग टेक्निक। इससे क्या होता है कि जब कलाकार कोई भी लैंडस्केप बनाता है तो उसमें क्या होता है, मोस्टली जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें सामने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जितने ट्री के पीछे और ट्री होंगे, और ट्री जो जितने होंगे वो जो पीछे होते हुए ट्री होंगे वो सारे के सारे छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग स्पेस। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑन द पेपर, कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे फॉर्म है वो पेपर पे कैसे मतलब दिखाए जा रहे हैं। अगर पिक्चर में जो फॉर्म आगे की तरफ है और उससे पीछे थोड़ा सा ऊंचाई पे कोई फॉर्म है तो वो हमें दूर दिखाई देता है। तो ये हो गई हमारी प्लेसमेंट ऑन पेपर टेक्निक। फिर हम बात करते हैं साइज की। साइज
जैसा कि अभी हमने ओवरलैपिंग में समझाया है कि जो चीज़ जितना पीछे चली जाएगी वो छोटी होती दिखने लगेगी, और जो जैसे आगे जो चीज़ बड़ी है उसके पीछे की चीज़ और उसके पीछे जो होगा वो छोटा होता अपने आप हो जाएगा। तो ये होता है साइज, जब वस्तुएं छोटी होती हैं और दर्शक से दूर दिखाई देती हैं। जो भी वस्तु छोटी होगी, जो भी फॉर्म छोटा होगा और तो वो हमसे हमेशा दूर दिखाई देगा, बट अगर बड़ा है तो हमको ऐसा लगेगा कि वो हमारे बहुत पास है। अब डिटेल्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर फर्दर अवे शुड हैव लेस डिटेल देन ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टू द व्यूअर। ऐसी वस्तुएं जो दूर हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे फॉर्म जो हमसे दूर हैं, उसकी बजाय जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फॉर्म हमारे पास होते हैं पिक्चर में, उसमें जो भी डिटेल होती है वो ज़्यादा क्लियर होती है। इस पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जितना मेरे बताने से शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे लिखा है स्टॉप, ये जो फॉर्म है, जो भी ये बना हुआ है डिज़ाइन, इसमें जो सबसे आगे स्टॉप लिखा है, तो ये सबसे आगे की वजह से एकदम क्लियर है स्टॉप लिखा। देन उसके पीछे जो स्टॉप है हल्का सा डल हो गया, और जो सबसे पीछे है उधर वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा होता है कि जो डिटेल्स होती हैं किसी भी चीज़ की, या हम कहीं जब ऐसी कोई पिक्चर बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसी डिटेल देनी होती है, तो जितनी आगे के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जितनी आगे की पिक्चर होती है, और उसकी डिटेल ज़्यादा क्लियर होती है बजाय पीछे के। अब हम बात करते हैं शेप एंड पर्सपेक्टिव की। शेप और पर्सपेक्टिव दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है उसका यूज़ जब आर्टिस्ट करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रेखीय परिप्रेक्ष्य, इससे जो भी कलाकार होता है वो अपनी पिक्चर में अंतराल का जो वो इल्यूज़न होता है वो पैदा करता है। ये पिक्चर 3 डायमेंशनल लग रही है, बट है किसमें, 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल इफेक्ट पैदा करने में स्पेस का बहुत बड़ा स्थान होता है। जैसे जो भी बिल्डिंग्स हमारी, जो भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो आगे की तरफ से, उसकी जो डिज़ाइन है वो हमें एकदम क्लियर दिख रही है, और जितना पीछे की बिल्डिंग्स दिखती जा रही है उस बिल्डिंग में डिटेल्स हम कम दे रहे हैं। तो ये हो गई शेप के साथ पर्सपेक्टिव का कनेक्शन। अब हम बात करते हैं शेप के साथ कंपोजिशन की। कंपोजिशन में भी शेप का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वे वस्तुएं, वही बात आ रही है बार बार घूम के, जो भी हमारे आंखों के सामने पिक्चर में सबसे आगे दिखाई देगी तो वो हमें बड़ी ही दिखाई देगी, और जैसे जैसे वो हमसे दूर होती जाएगी तो वो हमें छोटी और धुंधली भी दिखाई देने लगेगी। बट इस पिक्चर में क्या है, जो वे वस्तुएं जो कलाकार के निचले भाग में स्थित हैं, दर्शक के सबसे करीब होती है, वही बात हो गई जो मैंने अभी बताई। जबकि जो भी सरफेस में जो सब ऊंची होती हुई वस्तुएं हैं तो वो हमसे दूर, मतलब जो आगे हम बना रहे हैं वो थोड़ा नीचे का है, बट जैसे जैसे हम उसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो वो ऊंची होती हुई दिखाई देती है। तो ये पॉल सेजान की पिक्चर है, टर्न ऑन द रोड एज अ ट्रेन ट्रैक्स एक्सटेंड इनटू द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेन ट्रैक है उन्होंने बनाया है, तो ये जो मूव करता हुआ दिखाया गया है, घूमता हुआ दिखाया गया है, तो आगे की तरफ वो टर्न पे जाके मिल गया है, जो हमें यहाँ से ऐसे हम पिक्चर एक नज़र में देखेंगे तो वो आगे मिला हुआ दिखाई देता है। बट ये क्या है, ये जो पिक्चर में एक कंपोजिशन होता है वो अंतराल या स्पेस के द्वारा ही हम प्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि स्पेस हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है। जैसे एक और पेंटिंग से क्लियर करते हैं, देखिए आगे का जितना ट्रीज़ है वो कितने बड़े बड़े हैं, और जितना जितना दूर जाता जा रहा है स्पेस में, जैसे पीछे सबसे हमको हल्का सा वो कुछ दिख रहा है, पुल जैसा भी है, उसके पीछे हिल्स है और क्लाउड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें धुंधली भी हैं और उनका जो स्थान है वो हल्का और कम है, जितना हमें आगे का स्थान ज़्यादा फोकस्ड लग रहा है। तो ये हो गई हमारी स्पेस की बात। इसको स्कल्पचर में और आसानी से समझ में आ जाता है कि जो 3 डायमेंशनल होता है स्कल्पचर, इसमें जो स्पेस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का अंतराल के ऊपर वीडियो। ये 8 फंडामेंटल एलिमेंट्स का, ये 8 फंडामेंटल में सबसे लास्ट एलिमेंट्स है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है।
हर आर्टिस्ट को इसका यूज़ बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। अंतराल में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही होता है कि अंतराल किसे कहते हैं और अंतराल कितने प्रकार का होता है, या पॉजिटिव स्पेस किसे कहते हैं या निगेटिव स्पेस किसे कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको याद करना मतलब ये 2-3 क्वेश्चंस आपको आने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद जितनी भी डिटेल है ये तो मैंने सारी आपको इसमें समझा दी है, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चनर भी तैयार किया है। हर बार की तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहाँ से उसे सॉल्व करिए। आपको समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, क्योंकि ये जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे लाइन है, शेप है, कलर है, टेक्सचर है, मैंने हर उस पे एलिमेंट्स पे डिटेल वीडियो तो बनाया हुआ है, सब पे क्वेश्चनर भी बनाया है। और इन सब से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो और एलटी ग्रेड का हो। जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कला से संबंधित, उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। बस ये डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक पे कितनी नॉलेज है, आपने कितना डिटेल्ड पढ़ा है। मेन तो यही होता है कि लाइन किसे कहते हैं या शेप किसे कहते हैं या टेक्सचर किसे कहते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है। बट उसके अंदर की जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बट अगर आपने ये सारे टर्म्स पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।